तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध भयावह होता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन को दहलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो यूक्रेन भी रूस पर भीषण पलटवार कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले के साथ ही घातक बॉम्ब और ड्रोन तक का इस्तेमाल इस जंग में किया जा रहा है। लेकिन युद्ध की इस खबर के बीच मॉस्को से बहुत बड़ी खबर आई है। रूस ने ठान लिया है कि अब यूक्रेन को पहले जैसा नहीं रहने दिया जाएगा। प्लानिंग है कि यूक्रेन का मानचित्र ही बदल दिया जाए और यूक्रेन एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह जाए, जहां की सरकार का रिमोट पुतिन के पास हो। आप ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हमारी अगली खबर इसी तथ्य से, इसी सच से, इसी रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। जी और अहम खबर है, रूस के बेलगोरोद में जबरदस्त अटैक की यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया है। बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने 70 ड्रोन्स यहां फायर किए हैं। हमले से रूसी सैन्य ठिकानों में देखिए कैसे भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने, एक नहीं दो नहीं 70 ड्रोन्स यूक्रेनी फोर्स की तरफ से बेलगोरोद में फायर किए गए हैं और निशाने पर रूसी सैन्य ठिकाने थे। तो ये तस्वीरें अपने आप में हाहाकारी हैं। बेलगोरोद में देखिए जो रूसी सैन्य ठिकाने थे उनका क्या हश्र किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन इतने सालों की जंग लड़ने के बाद भी अभी भी इतना ताकतवर है कि रूस को बड़े जख्म देने में कामयाब हो रहा है। ये बेलगोरोद की तस्वीरें हैं। रूस के बेलगोरोद में जो तमाम सैन्य ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाकर 70 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं और इस हमले के बाद अंजाम क्या हुआ इस पूरे इलाके का, ये इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और रूस के सारातोव में बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए। हमले में 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई है। तो ड्रोन अटैक लगातार यूक्रेन का रूस में जारी और रूस के बहुत अंदरूनी इलाकों में भी अब इन ड्रोन्स के जरिए हमला किया जा रहा है। तो ये देखिए 2 खबरें हैं। रूस के बेलगोरोद में जबरदस्त हमला हुआ है, वहीं यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए अटैक किया है। लगातार ड्रोन के जरिए करीब 1200 किलोमीटर रूस के अंदर, सीमा के अंदर भी यूक्रेन हमले कर रहा है। अलग अलग ड्रोन जिसकी कैपेसिटी अलग अलग है। हमले में 2 फैक्ट्रियों में आग लगी है, वहीं दूसरी तरफ रूसी सैन्य ठिकानों में भी आग लगी है। इन दोनों तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यह हमला कितना भयानक था और किस तरह के विस्फोटक ये ड्रोन कैरी कर रहे हैं जो रूस पर गिराए जा रहे हैं, रूस के ठिकानों पर जिनसे हमला किया जा रहा है। और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब आपको बता दें। पुतिन के सहयोगी निकोल पेट्रुशेव का दावा। निकोल पेट्रुशेव ने कहा 2025 में अस्तित्व में नहीं रहेगा यूक्रेन। निकोले पेट्रुशेव ने कहा टुकड़ों में बंट सकता है पूरा का पूरा यूक्रेन। जी हां, तो खत्म हो जाएगा ज़ेलेंस्की का देश। दावा तो यही किया जा रहा है, टुकड़ों में बंट जाएगा यूक्रेन। पुतिन के सहयोगी निकोले पेट्रुशेव ने यह कहा है। क्या दावा किया है? पहला यह कि यूक्रेन इस साल अस्तित्व में नहीं रहेगा। खार्किव, ओडेसा, निकोलेव और डेनोपेट्रोवस्क नष्ट हो रहा है। खेरसोन, ज़पोरिजिया, डोनेस्क, लुहांस्क, क्रीमिया पर समझौता हम नहीं करेंगे, यह भी दावा किया है। जी हां, वो कहते हैं पूर्वी यूक्रेन पर रूस की संप्रभुता को लेकर अब कोई समझौता नहीं होगा। इन क्षेत्रों के लिए मान्यता प्राप्त करना मॉस्को का लक्ष्य है। किसी पश्चिमी देश से बातचीत का कोई मतलब नहीं। मॉस्को यूक्रेनी लोगों को भाईचारे वाला देश मानता है। यूक्रेन को लेकर रूस बेहद चिंतित है। अब देखिए संदेश क्या है। पूरा यूक्रेन कई टुकड़ों में बंट सकता है। यूक्रेन के कई राज्यों पर रूस दावा ठोकेगा। नेटो देश के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की के देश को यह सीधा संदेश देने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं।
मनीष, ये बयान ऐसे ही तो नहीं आ गया होगा रूस से। क्या वाकई रूस के इरादे यूक्रेन को कई टुकड़ों में बांटना है, उस पर नियंत्रण है? देखिए, निकोलाई पात्रुशेव कौन है? वो पुतिन के सबसे करीबी सलाहकार हैं, रूस के एनएसए रह चुके हैं। इस वक्त वो प्रेसिडेंट ऑफिस में प्रेसिडेंट पुतिन को सलाह देते हैं। इसके अलावा वो पुतिन के सीनियर रह चुके हैं, जब वो केजीबी में थे, उसके बाद वो एफएसबी के डायरेक्टर हैं। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोचिए कि निकोलाई पात्रुशेव जो बोल रहे हैं वो वही बोल रहे हैं जो पुतिन सोच रहे हैं या जो पुतिन कहने वाले हैं। अब उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ये कहा कि जो ईस्टर्न यूक्रेन का वो हिस्सा, यानी कि डोनबास का वो हिस्सा जहां जिसे रूस ने अपने नियंत्रण में ले लिया, उसे तो वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं देंगे। ये बात पुतिन भी कह चुके हैं और ये बात होने भी वाली है। जब बातचीत होगी तो ये तो तय है कि यूक्रेन का जो 1/4 हिस्सा है जो अभी रूस के नियंत्रण में है, जिसमें 4 प्रांत है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खिर्सोन, ज़पोरिजिया, ये अब रूस के ही हिस्सा में रहेगा, ये यूक्रेन को नहीं जाएगा। तो एक बंटवारा तो ये हो गया। अब ये है कि पश्चिमी देश जिस तरीके से यूक्रेन पर हावी हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बाकी बचे जो हिस्से हैं वो फिर 2 टुकड़े में बच जाएं। एक टुकड़ा, एक छोटा सा यूक्रेन बचे, एक टुकड़ा जो पश्चिमी यूक्रेन का होगा वो शायद पोलैंड और पश्चिमी देश उसे हड़पने की कोशिश भी करें। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट है वॉरजोन से। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने घोषणा की है मॉस्को यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेगा। और लावरोव ने कहा कि देश के कई हिस्से की स्थिति अभी तक तय नहीं है। तो यह बयान आया है, देखिए, और इस बयान के अगर अर्थ समझने की कोशिश की जाए तो एक बार फिर से यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी की चर्चा की वो बात कर रहे हैं। ये गारंटी रूस और यूक्रेन के बीच तब भी तय हुई थी जब यूक्रेन अलग हुआ था। यूक्रेन ने अपने न्यूक्स रूस को सौंपे थे, लेकिन एक बार फिर से युद्ध के बीच में इस चर्चा को छेड़ा गया है कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेगा रूस। तो देखिए, यूक्रेन के लिए रूस का ब्लूप्रिंट क्या है, आइए इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। रूस यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देगा। सुरक्षा गारंटी के लिए मॉस्को चर्चा करेगा। चर्चा में व्यापक यूरेशियन ढांचे पर विचार करने की जरूरत होगी। क्रीमिया, डोनबास और डोनबास में स्थिति इसमें निर्धारित नहीं है। तो सवाल यही है कि ये सुरक्षा अगर चर्चा हो रही है तो इसकी शर्तें क्या हो सकती है? क्या यूक्रेन टुकड़ों में बंट जाएगा, 3 हिस्सों में बंट जाएगा, और क्या यही जो यूक्रेन के टुकड़े होंगे वो इस युद्ध की समाप्ति और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी होंगे? इंटेलिजेंस सोर्सेज के 3 दावे हैं। उन दावों को जरा हम समझते हैं बिग वॉल के माध्यम से। ये देखिए, जो दावे हैं वो क्या है। यूक्रेन को लेकर रूस की बहुत बड़ी तैयारी है, ये दावा किया जा रहा है। यूक्रेन को 3 भाग में बांटने की योजना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करने की योजना है, और रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह पूरी योजना बनाई है। जी हां, तो लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? इस पर हम आगे बात करेंगे। कहां होगा, किसका कब्जा, यह देख लीजिए। पूर्वी क्षेत्र, रूस का कब्जा यहां पर संभव है, यानी यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है वहां पर रूस का कब्जा संभव है। पश्चिमी क्षेत्र में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया का कब्जा संभव है। ज़ेलेंस्की के पास क्या बचेगा? यूक्रेन के लोगों के लिहाज से अगर इस फैसले को देखा जाए तो इसके क्या मायने हैं, ये सारे सवाल हैं। कीव सहित जो शेष क्षेत्र बचता है वो रूस नियंत्रित राज्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी इस पर रूस का कंट्रोल हो जाएगा। मेजर जनरल संजय स्वाय हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाय साहब, ये तो वही बात हो गई कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ज़ेलेंस्की को हासिल क्या हुआ, यूक्रेन को हासिल क्या हुआ इस जंग से? ना नाटो के मेंबर रहे, और अब तो बात हो रही है कि यूक्रेन के ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, यहाँ 2-3 बातें हैं। एक तो यूक्रेन के कुछ टुकड़ा तो हो ही चुका है। जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है वो रशिया ने पहले ही कब्जा हुआ है, और इसमें शुरू से ही रशिया ने इनको एक ऑटोनोमस स्टेट टाइप की बात भी कही थी कि डोनबास और लुहांस्क जो स्टेट है शायद इंडिपेंडेंट स्टेट रहे और रूस की ऑटोनॉमी में रहे। तो ये एक हिस्सा तो ये बढ़ गया। पश्चिमी जो हिस्से वाली बात हो रही है, ये कई बार मुझे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी लगता है कि ये इस समय में जिस हालात में युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम देशों को नाटो के अंदर डिस्ट्रस्ट पैदा करने वाली बात भी है कि यहाँ पर वो कब्जा कर लेंगे, वो पोलैंड, हंगरी, रोमानिया कब्जा कर लेंगे, और उन दोनों के बीच में एक तरह से डिस्ट्रस्ट वाली बात की जाए, उनके अंदर शक की बात की जाए। हालांकि पोलैंड पहले से ही दावा करता रहा है कुछ इलाकों पर, पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों पर, और बीच बीच में कई बार उनके अंदर भी आवाज़ उठती है कि ये इलाका हमारा इस पर कब्जा होना चाहिए।
तो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं रशिया अभी इस समय में। तो दूसरी बात यह कि इस समय जो युद्ध चल रहा है, जो इतना भयानक स्टेज पर आ गया है, तो इस स्टेज को देखते हुए जो 3 हिस्सों वाली बात है, ये वाकई में 2 हिस्से तो नज़र आ रहे हैं मुझे। तीसरा हिस्सा होगा या नहीं होगा, ये समय बताएगा। समीर बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है, रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन हमले से रूस के कई शहर दहल गए हैं। स्कूल, बाजार, एयरपोर्ट सब बंद हो गया है। हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन एक बार फिर अग्रेसिव मोड में नजर आ रहा है। ड्रोन हमले से रूस के कई शहर दहला दिए गए। स्कूल, बाजार, एयरपोर्ट सब कुछ बंद करना पड़ा है रूस के अंदर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बेलगोरोद में जो रूसी सैन्य अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाकर एक के बाद एक 70 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। और एक बार फिर जो नई तस्वीरें सामने आई हैं रूस से, वो गवाही दे रही हैं कि यूक्रेन ने कितना बड़ा जख्म दिया है रूस को। तो यूक्रेन का हमला और रूस के 10 शहर दहल गए। 6 घंटे में ही रूस पर विनाशक हमला हुआ। यूक्रेन का रूस पर 200 ड्रोन से हमला। रूस के बड़े शहर धमाकों से दहल गए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एंगल्स में तेल डिपो को फिर से यूक्रेन ने निशाना बनाया है। कजान में गैस भंडार पर ड्रोन गिरा। कजान में गैस भंडार में भयंकर आग लग गई। तुला में सेना के एक अस्पताल पर भी बमबारी हुई है। ब्रियांस्क में हाइमार्स रॉकेट से अटैक अंजाम दिया गया। कहां कहां यह बारूदी कहर बरपा है, इसकी और डिटेल्स हमारे पास आई है। इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं रवि। बिल्कुल, कहां कहां निशाना बनाया है यूक्रेन ने रूस को, उस पर नजर डालते हैं। वो नाम, वो शहर, एंगल्स पर हमला किया गया है। साथ ही कजान केमिकल पॉइंट को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा तुला और वोरोनिश को भी निशाना बनाया गया है। ब्रियांस्क और यारोस्लाव को भी निशाना बनाया गया है और बुर्यातिया पर भी हमले किए गए हैं। तो इस तरह से ये ड्रोन हमले रूस के अंदरूनी शहरों पर किए जा रहे हैं। और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि 1200 किलोमीटर अंदर तक ये ड्रोन के हमले हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, 2 बातें हैं। एक तो ये कि डिवाइडेड यूक्रेन विल बी द गारंटी ऑफ पीस एंड द सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेनियन। क्या ये थियरी फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है रूस की तरफ से यूरोप के इस युद्ध के बाजार में? और दूसरा ये कि जब ये थियरी, ये डिवाइडेड यूक्रेन के सिद्धांत को बेचा जा रहा है, यूक्रेन तो रूस के अंदरूनी शहरों में घुसकर मार रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है? एक तरफ कहां तो डिवीजन की तैयारी और कहां तो रूस के शहर सुरक्षित नहीं। देखिए, मैं इन दोनों को 2 भागों में बांटूंगा। पहला सवाल कि अगर यूक्रेन के 3 हिस्से होते हैं तो क्या वहां पे पीस आएगा? मेरा मानना है बिल्कुल पीस की संभावनाएं नहीं बनती हैं। अगर यूक्रेन के 3 हिस्से हुए तो वो हिस्सा जो वेस्टर्न यूरोप, जिसमें हंगरी, रोमानिया और पोलैंड का कब्जा या उनका आधिपत्य होने की संभावना है, वहां से सिक्योरिटी के इशू रशिया के लिए बने रहेंगे। कीव को कैसे रशिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। जहां तक रशिया का ईस्टर्न स्टेट पे कब्जे का सवाल है, उस पे आज भी उसका कब्जा है, उसको वो अपने मिला सकता है, क्योंकि 2014 से वहां पे तमाम तरीके के विघटनकारी शक्तियां काम कर रही थी जो प्रो रशियन थी। तो ईस्टर्न यूक्रेन में तो शांति हो सकती है, लेकिन यूक्रेन पर से कीव और जो वेस्टर्न यूक्रेन है वहां पे शांति की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि नाटो के कंट्री जो वहां है वो साइलेंट नहीं रहेंगे, जिसमें अहम भूमिका निभाएगा इंग्लैंड, अहम भूमिका निभाएगा फ्रांस और जर्मनी। मेरा मानना कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको भी अपनी पॉलिसी को रीलुक करना पड़ेगा अगर यूक्रेन के 3 हिस्से होते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बोलते कुछ है, जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है उनके स्टेटमेंट में भी तमाम तरीके की सॉफ्टनेस आ रही है। आगे की गारंटी ये नहीं है कि ये युद्ध 20 जनवरी के बाद खत्म होगा या दोनों टॉक टेबल पे आएंगे। अभी इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। और आज की डेट में जब यूक्रेन इतने मैसिव तरीके से 7 शहरों पे रशिया के अटैक कर रहा है, 200 ड्रोन, किलर ड्रोन उसके S-400 को फेल कर दे रहा है, तो मेरा मानना है कि आज की डेट में उसके पास रेसिड्यूअल पोटेंशियल है। टू सम एक्सटेंट रशिया को वो डैमेज कर रहा है। अगर मदद जारी रही अमेरिका की, नाटो
कंट्री की, तो ये हमले और तेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी वस्तुस्थिति को देखें तो ये 20 जनवरी के पहले का मेजर ऑफेंसिव यूक्रेन ने लॉन्च किया, जिसमें काफी हद तक रशिया को नुकसान पहुंचा है। तमाम तरीके की लॉजिक्स हैं, तमाम तरीके की थ्योरी हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने जा रही है वो कहां पे होती है, किस तरीके की बातें होती है और अमेरिका का रुख किस तरीके से रहता है यूक्रेन में। बिल्कुल सही बात है। ये जंग आने वाले वक्त में क्या अंजाम दिखाएगी, क्या अंजाम इसका होगा, ये बहुत हद तक तय करेगा अमेरिका का रुख क्या है इसे लेकर। 2025 की सबसे बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है। यूरोप के 5 देश अपने रक्षा खर्च में करेंगे बढ़ोतरी। यूरोप के 5 देश अपनी रक्षा पर करेंगे ज्यादा खर्च। कांग्रेस पार्टी का जो नया हेडक्वार्टर है उसका उद्घाटन हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं। अब 24 अकबर रोड नहीं बल्कि 9A कोटला मार्ग, ये होगा कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर। थोड़ी देर में कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन होना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अजय माकन हमें नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बड़े मौके पर पहुंच चुके हैं नए मुख्यालय उद्घाटन के लिए। हालांकि एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी इससे पहले सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन क्यों रखा जा रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भवन इसका नाम होना चाहिए। हमने देखा सुबह सुबह ही कि किस तरह से कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास कुछ लोगों ने पोस्टर चस्पा कर दिए और उसमें लिखा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह भवन। तो ये एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी सामने आई है। दोनों तस्वीरें एक साथ इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं उद्घाटन की भव्य तैयारियां, इंदिरा भवन जो कि अब कांग्रेस का नया हेडक्वार्टर होगा, और दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जो होर्डिंग्स लगाए गए थे उनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर? नया मुख्यालय जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, जरा बताएं। जी देखिए, कुछ चुनिंदा पोस्टर लगे हैं मनमोहन सिंह स्मारक करके, मनमोहन सिंह भवन करके, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब सोनिया गांधी मनमोहन सिंह ने मिलकर तय किया था कि कांग्रेस के जो नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन होगा। ऐसे में ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की ओर से, या कुछ गड़बड़ी करने वाले लोगों ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, तो इसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तमाम पुराने नेताओं को यहाँ बुलाया गया। दिलचस्प बात यह है कि जो नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ गए हैं उनकी भी तस्वीरें अंदर लगाई गई है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद की, या गांधी परिवार से जिनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी, इनकी तस्वीरें भी अंदर लगाई गई हैं। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हम छोटा दिल नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जैसे तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे हैं, गैर गांधी, उनको, उन आइकॉन्स को अपना बनाने की कोशिश करती है या तंज कांग्रेस पर कसती आई है, उसके चलते कांग्रेस को फैसला लेना पड़ा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस भवन में जो भी पर्दे से लेकर के फर्नीचर से लेकर के नलके तक, या आप कहें कि फर्श का कलर या रंगाई पुताई का रंग, ये सब कुछ प्रियंका गांधी की पसंद से तय हुआ है और प्रियंका गांधी ने सब कुछ तय किया है। और 46 साल बाद कांग्रेस का नया मुख्यालय 24 अकबर रोड से बदलकर 9 कोटला मार्ग होगा। दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी को ये दफ्तर अलॉट हुआ था तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग था, लेकिन चूंकि दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी से जुड़े रहे हैं, जनसंघ से, संघ से जुड़े रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त जब उनकी सरकार थी, इसका जो मेन गेट है वो बैक साइड में किया। 9A कोटला मार्ग इसका पता बदलवाया अथॉरिटी से, और अब ये 9A कोटला मार्ग इंदिरा भवन कांग्रेस का नया मुख्यालय है। 46 साल बाद कांग्रेस के तमाम नेता, सोनिया गांधी ने 2009 में इसका शिलान्यास किया था, और सोनिया गांधी ही बतौर जब कांग्रेस अध्यक्ष तब शिलान्यास किया था। अब कांग्रेस संसदीय दल की नेता के तौर पर सोनिया गांधी इसका उद्घाटन कर रही हैं। वंदे मातरम हो चुका है और अब कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। जी कुमार, जिस तरीके से ये पोस्टर सुबह सुबह नजर आया और इन्होंने एक नई चर्चा, नई कंट्रोवर्सी छेड़ी है, तो कांग्रेस की तरफ से कहीं कुछ कहा गया है क्या कि भाई ये पोस्टर कहां से आए, किसने लगवाए, क्यों लगवाए? कुछ भी कांग्रेस के बड़े नेतृत्व की तरफ से, खासकर जो लोग ये पूरे इनॉग्रेशन को मैनेज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से?
ये देखिए, कांग्रेस का कहना है कि सरदार मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, हम कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन 2009 में जब इसका शिलान्यास हुआ था तब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने मिलकर ही इस भवन का नाम इंदिरा भवन तय कर दिया था। तो ऐसे में कांग्रेस ने आशंका जताई है, कांग्रेस के नेता अनिल शास्त्री जो कि लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो पोस्टर इस तरीके के लगे हुए हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश हो सकती है, या कुछ ऐसे मिस्चीवियस लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की बात की है, मनमोहन सिंह का नाम लेकर सियासत की कोशिश की है। लेकिन ये बहुत तय है कि 2009 में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने ही, जब मनमोहन सिंह पीएम थे, इसका नाम इंदिरा भवन तय कर दिया था। तो 16 साल बाद ये बात अचानक कहां से आ गई और इंदिरा भवन इसका नाम है, तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है और ठीकरा बीजेपी और विपक्षियों पर फोड़ रही है। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी आप बताइए, क्योंकि शिलान्यास काफी पहले हो गया था, सालों पहले खुद सोनिया गांधी ने किया था, कांग्रेस पार्टी नए मुख्यालय का इंतजार काफी अरसे से कर रही है, इतना वक्त क्यों लगा? आज 2025 में जाकर उद्घाटन मुमकिन हुआ है। कुमार, ये भी जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिर इसकी वजह क्या रही? देखिए, 2009 दिसंबर में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो भी लुटियन जोन में जितने भी पार्टी के दफ्तर थे तमाम दलों के, उनको कहा गया था कि इनको बाहर किया जाए लुटियन जोन से, जिसके बाद सरकार की ओर से तमाम दलों को जगह आवंटित की गई थी कुछ कम पैसे पर, और उसमें कांग्रेस को भी दफ्तर मिला था। अब कांग्रेस की दलील माने तो उनका कहना है कि तमाम चीज़ों की एनओसी मिलने में देरी हो गई। कांग्रेस का ये भी कहना है कि 2014 के बाद उनके पास जो पैसा उतना नहीं था कि वो सारा पैसा इस दफ्तर में लगा पाएं, तो तमाम तरह की दलीलें कांग्रेस की ओर से दी जाती रही हैं। लेकिन एक बात तय है कि 2009 से अब 2025 आ गया, 16 साल में जाकर ये बिल्डिंग तैयार हो पाई है। 6 मंजिला इमारत है, ये तमाम हाईटेक सुविधाओं से लैस है। ग्राउंड फ्लोर पे मीडिया का जगह है। अगर टॉप फ्लोर की बात करें, जो 5th फ्लोर है, वहाँ पर पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर हैं। उसके नीचे 4th फ्लोर पे जो संगठन महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जो महासचिव हैं पार्टी के, उनके कमरे दिए गए हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को, सबको, पार्टी के पदाधिकारियों को 6 मंजिला इमारत में जगह दी गई है। जी कुमार, लेकिन एक चीज जो चूंकि AICC 24 अकबर रोड पर जो दफ्तर था उसमें मीडिया हो, कार्यकर्ता हो, उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत फ्री हुआ करती थी। हमने ये भी देखा है कि लोग बहुत आराम से आ जा सकते थे। और देखिए, इस बीच तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर मौजूद और दफ्तर का अनावरण होता हुआ यहां पर सोनिया गांधी भी आपको नजर आ रही होंगी तस्वीरों में। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम दिन है, जब पार्टी का अगर देखा जाए तो सालों दशकों से जो दफ्तर था वो अब बदला है, कांग्रेस का पता बदला है। 24 अकबर रोड अब पता नहीं रहेगा कांग्रेस का। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता भी रहे थे कि पता है 9A कोटला मार्ग, ये है कांग्रेस का नया दफ्तर, हाईटेक ऑफिस बनाया गया है। हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि 5 फ्लोर्स होंगे, तो 5 फ्लोर्स में अलग अलग अरेंजमेंट है। एक बार फिर से चलते हैं कुमार विक्रांत के पास। कुमार, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, तो अब हमें यह भी जानकारी मिली है कि इस ऑफिस में एक्सेस सबके लिए नहीं होगा। जो ग्राउंड फ्लोर है वहां तक तो मीडिया आएगी, कैंटीन्स वगैरह हैं, लेकिन उसके ऊपर रैंक और परमिशन के हिसाब से ही लोगों का आना जाना हो सकेगा। देखो कैसे झूम के आई। जी बिल्कुल, ग्राउंड फ्लोर जो है वहां पर बीच में C शेप में रिसेप्शन है, बाईं ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम है और दाहिनी ओर मीडिया इंचार्ज का कमरा है। कांग्रेस मीडिया के जो लोग हैं, कैमरामैन और पत्रकार हैं, उनके लिए जगह रखी गई है। डिबेट करने के लिए साउंड प्रूफ छोटे छोटे केबिन बनाए गए हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पर है, तो रिसेप्शन तक तो जा सकते हैं आप। उसके बाद जब आप ऊपर जहां पदाधिकारी बैठेंगे या बाकी लोग बैठेंगे, उनसे अनुमति लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर आपको जाना होगा, क्योंकि जो लिफ्ट वगैरह लगी है उसमें एक्सेस कार्ड होगा, जो कि हर आदमी के लिए उस तरीके से आप नहीं कि आप किसी भी कमरे के बाहर जाकर खड़े हो जाइए और पर्ची भेज दीजिए। आपको नीचे रिसेप्शन में बताना होगा और ऊपर से जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा तब आप अंदर जा पाएंगे। तो बदले वक्त में, बदली दुनिया में अगर एक तुलना कर दी जाए, एक छोटी सी तुलना कर दी जाए, क्योंकि अब तो दफ्तर आसपास हो गया, बीजेपी के और कांग्रेस के जो नए दफ्तर है उसमें कुछ फर्क है, कोई बड़ा अंतर है अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो? क्योंकि आप बता रहे कि एक्सेस कार्ड जैसी सुविधा भी अब इसमें इन्वॉल्व कर दी गई है।
वरुण चौधरी जिंदाबाद। देखिए, जो मीडिया की एंट्री की बात है, जहां तक वो दोनों जगह तकरीबन सेम है। वैसे ही जैसे बीजेपी दफ्तर में है कि अपॉइंटमेंट लेकर आप कहीं और जा सकते हैं, वरना आपका जो कमरा है वहीं बैठना होगा, कुछ वैसी ही व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है। लेकिन अगर बनावट की बात करें तो पूरी इस बिल्डिंग में तमाम कांग्रेस के इतिहास से जुड़ी हुई तस्वीरें लगाई गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि दिलचस्प बात यह है कि उन तस्वीरों में वो नेता भी हैं जो गांधी परिवार से जिनके रिश्ते बाद में खराब हो गए या कांग्रेस पार्टी छोड़ गए, जैसे नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी और यहाँ तक कि गुलाम नबी आजाद, जो राहुल गांधी को तमाम भला बुरा कहकर कांग्रेस पार्टी छोड़ गए, उनकी भी तस्वीर अंदर लगाई गई है। बिल्कुल, तो कई अहम बातें हैं। ऐसे नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, उनकी भी तस्वीरें लगाई गई हैं। कांग्रेस मुख्यालय को लेकर जो अहम जानकारी हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमें दे रहे हैं, क्योंकि एक विवाद नाम को लेकर भी पैदा करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल शास्त्री की तरफ से यह कहा गया है कि 2009 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने मिलकर ही तय कर दिया था कि कांग्रेस हेडक्वार्टर का नाम इंदिरा भवन होगा। राजीव शुक्ला से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी प्रियंका गांधी ने तय की हैं कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में क्या कहां पर होगा। और डिटेल भी आपको आगे देते रहेंगे। थोड़ी देर में नई दिल्ली सीट से केजरीवाल नामांकन दाखिल करेंगे। वाल्मीकि मंदिर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, हनुमान मंदिर भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आज अरविंद केजरीवाल अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, उससे पहले क्या क्या कार्यक्रम है उनका, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल जो है नई दिल्ली से चौथी बार अपना नामांकन आज भर रहे हैं। इससे पहले थोड़ी देर में वो जो है वाल्मीकि मंदिर पहुंचने वाले हैं, घर से निकल चुके हैं। उनसे ठीक पहले प्रवीण शर्मा जो उनकी प्रतिद्वंदी है, उन्होंने वहां दर्शन किए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाएंगे और हनुमान मंदिर के बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय में महिलाओं को बुलाया गया। देखिए, इस बार अगर आप देखिए तो आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो महिलाओं पर ज्यादा रहा है, खासकर जैसे 2100 रुपए की घोषणा उनको की गई है, तो महिलाओं से वहां मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद जामनगर जाकर अरविंद केजरीवाल आज अपना नामांकन भरेंगे। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी से लेकर के नामांकन स्थल तक एक रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आएंगे। बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल का ये कार्यक्रम, और उसके पहले हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का नॉमिनेशन है और इस नॉमिनेशन के साथ ही एक और खबर आई आज अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई कि गृह मंत्रालय की तरफ से ईडी को परमिशन दे दी गई है केस चलाने की। तो एक तरफ नॉमिनेशन और दूसरी तरफ ये एक अहम खबर भी आएगी। निश्चित तौर पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी अरविंद केजरीवाल की, इसका भी इंतजार रहेगा। भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, और हम सब लोग भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। अभी मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। अब इसके बाद हम हनुमान मंदिर जाएंगे और हनुमान मंदिर से फिर हम लोग पार्टी ऑफिस से निकलेंगे। और इंटेलिजेंस अलर्ट है कि यार क्या कर रहे हैं यार? ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। आज मंदिर के बाहर जूते बांटे गए, क्या कहेंगे? मुझे लगता है एक जूते से वो दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि दिल्ली के को लेकर महिलाओं में काफी नाराजगी थी, कुछ को मिला ही नहीं, तो जिसको ये लगता है कि वो एक जूते की जोड़ी से दिल्ली के लोगों को खरीद लेगा, उससे मैं उसके बारे में क्या कहूँ। देखिए, गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऊपर वाला बचाएगा। मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं नॉमिनेशन से पहले।